आज के इस वीडियो में हम यूनिट 4 का अभ्यास सेट 4 करने वाले हैं। तो इस सेट में टोटल 30 क्वेश्चन है। तो पूरा वीडियो देखिए ताकि आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो सके। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन हमारे सामने आता है कि डैश को प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं माना जा सकता। कि इसमें से ऐसा कौन सा पॉइंट है जिसको हम प्रतिभाशाली, जिसे हम कहते हैं ना गिफ्टेड स्टूडेंट, तो प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं माना जा सकता। तो ऑप्शन क्या है? क्रिएटिव आइडियाज, फाइटिंग विद अदर्स, नोवेल्टी इन एक्सप्रेशन या क्यूरियोसिटी। तो इसमें ऐसा कौन सा पॉइंट है जिसको हम प्रतिभाशाली या प्रतिभाशाली विद्यार्थी के गुण हम नहीं कह सकते, जिसको प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं माना जा सकता? तो देखिए, क्रिएटिव आइडियाज तो ये तो है, फाइटिंग विद अदर, दूसरों से लड़ना, नोवेल्टी इन एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति में नवीनता, ये भी बिल्कुल है, क्यूरियोसिटी ये भी बिल्कुल है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा क्या होगा? फाइटिंग विद अदर्स, दूसरों से लड़ना, मारपीट मारपीट करना, ये प्रतिभाशाली विद्यार्थी के लक्षण नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, गिफ्टनेस इज ड्यू टू, प्रतिभा का क्या क्या कारण है? ठीक है, तो सबसे पहला ऑप्शन क्या है? साइकोलॉजिकल फैक्टर, मनोवैज्ञानिक कारक, फिर है जेनेटिक मेकअप, आनुवंशिक संरचना, फिर सी ऑप्शन क्या है? एनवायरमेंटल मोटिवेशन, पर्यावरण प्रेरणा, या डी की अगर हम बात करें तो कॉम्बिनेशन 2 और 3, कि इसमें क्या कहा गया है? डी में 2 और 3 दोनों। तो यहाँ पे जो राइट आंसर क्या होगा? यहाँ राइट आंसर होगा डी, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और 3, मतलब बी एंड सी, जेनेटिक मेकअप और एनवायरमेंटल मोटिवेशन, की एक तो वो गुण जो बच्चों को बाय बर्थ उनके पेरेंट्स से मिलते हैं, और दूसरा क्या है कि जब इस दुनिया में आते हैं तो आसपास के जो एनवायरनमेंट में उनका सोशलाइजेशन होता है, जो चीजें सीखते हैं। तो ठीक है, तो राइट आंसर क्या है इसका? डी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग इज रिलेटेड टू, कि आउट ऑफ द बॉक्स की सोचने समझने का एक जो तरीका होता है ना सोचने का, उससे भी आगे बढ़कर सोचना, आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचना, मतलब इसका मतलब है कुछ नया सोचना, कुछ इनोवेटिव सोचना। तो इसका क्या आंसर है? ये किससे संबंधित है? कंसिस्टेंट थिंकिंग, सुसंगत सोच से है, मेमोरी बेस्ड थिंकिंग से है, डाइवर्जेंट थिंकिंग से है, या कन्वर्जेंट थिंकिंग से है? तो देखिए, जब हम आउट ऑफ द बॉक्स की बात करते हैं ना, तो हम क्रिएटिव थिंकिंग की बात करते हैं। ठीक है, और जब क्रिएटिव थिंकिंग की बात करते हैं तो मतलब क्या होता है? डाइवर्जेंट थिंकिंग या अपसारी सोच। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? सी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा है कि किस प्रकार का मूल्यांकन विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान करता है? व्हाट टाइप ऑफ इवैल्यूएशन आइडेंटिफाइज चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड? प्लेसमेंट, समेटिव, कॉन्टिन्यूअस या डायग्नोस्टिक? तो देखिए, जब हम बात कर रहे हैं ना कि ऐसा कौन सा टेस्ट है जो प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान करता है, तो प्लेसमेंट से तो उसका कोई मतलब नहीं है। समेटिव भी कोई में है, क्योंकि समेटिव का मतलब है एंड टर्म एग्जामिनेशन, और कॉन्टिन्यूअस जो हम फॉर्मेटिव इवेल्युएशन की बात करते हैं, जो लगातार चलता रहता है। लेकिन जब हम बात करते हैं ना कि जो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड है, विशेष क्षमता वाले जो बच्चे हैं, इनकी पहचान कैसे होती है? जो डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है, जो निदानात्मक जो परीक्षण होता है उसके द्वारा। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 5, शिक्षार्थियों की कौन सी श्रेणी असाधारण श्रेणी में शामिल नहीं होती, एक्सेप्शनल कैटेगरी में नहीं आती? स्लो लर्नर्स हैं, रिटार्डेड हैं, मतलब मंदबुद्धि, या नॉर्मल हैं, या गिफ्टेड हैं? तो इसमें से ऐसी कौन सी कैटेगरी है जो असाधारण या एक्सेप्शनल कैटेगरी में नहीं आती? तो राइट आंसर क्या है? नॉर्मल, सामान्य जो बच्चे हैं, ठीक है, वो एक्सेप्शनल कैटेगरी में नहीं आते। क्वेश्चन नंबर अगर हम 6 की बात करें तो इसमें क्या पूछा है? इंटीग्रेटेड एजुकेशन इज द लर्निंग ऑफ द डिसेबल्ड चिल्ड्रन विद स्पेशलाइज्ड सर्विस, की एकीकृत शिक्षा विकलांग बच्चों की विशेष सेवा के साथ शिक्षा है। तो इस तरह की इंटीग्रेटेड एजुकेशन कहाँ पे दी जाती है? स्पेशल स्कूल में दी जाती है, जनरल स्कूल में दी जाती है, होम बाउंड एजुकेशन घर पर ही शिक्षा, या रिसोर्स रूम में, कहाँ दी जाती है? तो देखिए, जब हम इंटीग्रेटेड एजुकेशन की बात करते हैं तो इंटीग्रेटेड का मतलब है कि स्पेशल बच्चे जो हैं इनको भी नॉर्मल स्कूल में एंट्री देना। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब इंटीग्रेटेड एजुकेशन की बात करते हैं तो कहाँ एजुकेशन इनको दी जाती है? जनरल स्कूल में, सामान्य विद्यालय में, नॉर्मल बच्चों के साथ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर क्या पूछा है? क्वेश्चन नंबर 7, कि विशेष शिक्षा के संस्थापक पिता के रूप में किसे मान्यता प्राप्त है? हु इज रिकॉग्नाइज्ड एज द फाउंडिंग फादर ऑफ स्पेशल एजुकेशन? तो किसको ये मतलब श्रेणी, किसको ये पदवी प्राप्त है?
सेगुइन को, इटार्ड को, ब्रेल को या किर्क को? तो राइट आंसर क्या है इसका जब हम स्पेशल एजुकेशन की बात करते हैं? ठीक है, फाउंडिंग फादर ऑफ स्पेशल एजुकेशन तो क्या है? इटार्ड। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा गया है कि सेगुइन को सबसे महान शिक्षक के रूप में जाना जाता है, तो किस कैटेगरी में उनको सबसे महान शिक्षक के रूप में जाना जाता है? तो स्पीच डिफेक्ट, वाणी दोष में, विजुअली हैंडीकैप, दृष्टिबाधित, या हियरिंग इम्पेयर्ड, या श्रवण बाधित, या मेंटली डेफिशिएंट? तो किस एरिया में उनको जाना जाता है एक महान शिक्षक के रूप में? तो इसका जो राइट आंसर है क्या है? मेंटली डेफिशिएंट। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। हु वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फिगर इन द हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ऑफ द ब्लाइंड? मतलब जो देख नहीं सकते, तो दृष्टिहीन लोगों की शिक्षा के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन थे? ठीक है, तो आंसर क्या है? रोइस ब्रेले, थॉमस हॉपकिंस गैलाउडेट, या एग्लेटाइन जेब, या हर्बर्ट हुवर? तो देखिए, जब हम दृष्टिहीन की बात करते हैं ना, ब्लाइंड की बात करते हैं, तो लुइस ब्रेले, जैसे हम ब्रेल लिपि की बात करते हैं ना, तो राइट आंसर क्या होगा? लुइस ब्रेले। ठीक है, कि दृष्टिहीन लोगों की शिक्षा के इतिहास में इनको सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने ब्रेल लिपि जी जिसके माध्यम से जो ब्लाइंड बच्चे हैं वो पढ़ सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा है कि भारत में दृष्टिहीन लोगों के लिए पहला स्कूल 1883 में किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो किसके द्वारा स्थापित किया गया? ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, क्रिश्चियन मिशनरी के द्वारा, इंडियन एजुकेशनिस्ट के द्वारा, या लोकल पीपल के द्वारा? तो राइट आंसर अगर हम बात करें, क्योंकि भारत में ब्रिटिश टाइम की बात करें तो वहां पर जो वेस्टर्न एजुकेशन कौन लेके आया था? क्रिश्चियन मिशनरी के थ्रू आया था। तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे? क्रिश्चियन मिशनरी के भारत में दृष्टिहीन लोगों के लिए पहला स्कूल 1883 में क्रिश्चियन मिशनरी ने ओपन किया। ओके, क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या पूछा है? चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड आर मोस्टली आइडेंटिफाई विद, की विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान अधिकतर इस प्रकार की जाती है? किस प्रकार की जाती है? पर्सनालिटी टेस्ट के थ्रू, इंटरेस्ट इन्वेंट्रीज के थ्रू, इंटेलिजेंट टेस्ट के थ्रू, या स्टडी हैबिट्स इन्वेंट्री के थ्रू? तो देखिए, जब हम विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की बात करते हैं तो उनकी पहचान किसके द्वारा की जाती है? इंटेलिजेंट टेस्ट के द्वारा की जाती है। ठीक है, आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी? कि निम्नलिखित में से कौन सा बौद्धिक विकलांगता का उदाहरण है? डिसलेक्सिया, सिजोफ्रेनिया, मानसिक मंदता, या ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम विकार? तो कौन सा है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? जब हम बात करते हैं बौद्धिक विकलांगता की, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, तो राइट आंसर क्या होगा? मेंटल रिटार्डनेस, मानसिक मंदता। ठीक है, ये किसका उदाहरण है? बौद्धिक विकलांगता का उदाहरण है। आगे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। अब 13 में क्या पूछा है कि जब बच्चों की बुद्धि, आईक्यू लेवल की बात करें, 130 या उससे अधिक होती है तो उन्हें किस प्रकार का बच्चा हम कहते हैं? जीनियस कहते हैं, इंटेलिजेंट कहते हैं, गिफ्टेड कहते हैं, या डिफरेंटली एबल कहते हैं? तो देखिए, जब आईक्यू लेवल 130 या उससे अधिक जाता है तो इस तरह के बच्चों को हम क्या कहते हैं? गिफ्टेड चाइल्ड, प्रतिभाशाली बच्चे। ओके, आगे हम बढ़ते हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रिएटिव चिल्ड्रन इज डन विद, की रचनात्मक बच्चों की पहचान किसके द्वारा की जाती है? मेंटल हेल्थ टेस्ट के द्वारा, सेल्फ कंसेप्ट टेस्ट के द्वारा, पर्सनैलिटी टेस्ट, या क्रिएटिविटी टेस्ट? तो हम क्रिएटिव चिल्ड्रन की बात करते हैं ना, तो राइट आंसर क्या होगा? क्रिएटिव टेस्ट, रचनात्मकता परीक्षण। इसके द्वारा जो रचनात्मक बच्चे होते हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाता है, उनकी पहचान की जाती है। क्वेश्चन नंबर 15। अब इसमें क्या पूछा है कि जब 1992 में रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट जो 1992 में आया था, ठीक है, तो आज जो हम रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया को देखते हैं, उसकी जो पावर्स को देखते हैं, तो वो रूप, ठीक है, 1992 के बाद कब वो अस्तित्व में आया? ठीक है, तो 1992 में आरसीआई बना, उसके बाद इसमें एक अमेंडमेंट हुआ, संशोधन हुआ, जिससे आरसीआई को और ज्यादा पावर मिली। तो ये कब हुआ, किस ईयर में हुआ? 1992 में हुआ, 1995 में हुआ, 2000 में हुआ, या 2002 में हुआ? तो किस ईयर में हुआ? तो राइट आंसर है 2000 में ये अमेंडमेंट हुआ था, जिससे आरसीआई को और ज्यादा पावर मिल गई। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। अब इसमें क्या पूछा है कि प्राथमिक विद्यालयों में मध्याह्न भोजन योजना का आरंभ क्यों किया गया? ठीक है, वही वॉज द मिड डे मील स्कीम इंट्रोड्यूस इन प्राइमरी स्कूल? क्यों किया गया, क्या रीजन था?
टू इंक्रीज एनरोलमेंट, की बच्चों की जो एनरोलमेंट है, नामांकन है, उनकी वृद्धि के लिए, समुदाय की सहभागिता के लिए, शिक्षकों को व्यस्त रखने के लिए, रोजगार में वृद्धि के लिए। तो देखिए, मिड डे मील जो स्कीम आई थी, इसका जो मेन पर्पस था कि बच्चों को स्कूल तक लेके आना। जो बच्चे स्कूल छोड़ रहे थे, स्कूल नहीं आ रहे थे, उनको स्कूल तक लाना। तो राइट आंसर किसका क्या होगा? टू इंक्रीज एनरोलमेंट, की नामांकन में वृद्धि के लिए। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है कि मिड डे मील जो स्कीम है वो कब स्टार्ट हुई थी, कब आई थी? तो राइट आंसर क्या होगा? 1995 में स्कीम आई थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18। अब क्वेश्चन नंबर 18 में क्या पूछा है कि वेयर इज द नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मेंटल हैंडीकैप लोकेटेड इन इंडिया? कि भारत में मानसिक दिव्यांग संस्था कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? देहरादून में स्थित है, भोपाल में स्थित है, दिल्ली में स्थित है, या सिकंदराबाद में? कहाँ पर स्थित है? जब हम नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मेंटल हैंडीकैप की बात करते हैं, शॉर्ट में इसको क्या कहते हैं, NIMH की बात करते हैं, तो कहाँ स्थित है? देहरादून, भोपाल, दिल्ली, या सिकंदराबाद? तो राइट आंसर क्या होगा? सिकंदराबाद। ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, इसमें क्या पूछा है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विथ मल्टीपल डिसेबिलिटी, जिसको मल्टीपल डिसेबिलिटी है, ठीक है, तो ये जो इंस्टीट्यूट है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विथ मल्टीपल डिसेबिलिटी, NIEPMD, ये भारत के किस शहर में स्थित है? ऑप्शन क्या है हमारे सामने? दिल्ली में है, चेन्नई में है, जयपुर में है, या मुंबई में है? तो राइट आंसर क्या है? चेन्नई। ओके। चेन्नई में क्या स्थित है? NIEPMD। ओके। क्वेश्चन नंबर 20। अब इसमें क्या पूछा है? वेयर इज द नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द विजुअली हैंडीकैप, NIVH, लोकेटेड इन इंडिया? कि भारत में राष्ट्रीय दृष्टिबाधित संस्था कहाँ स्थित है? देहरादून में है, दिल्ली में है, जयपुर में है, या मुंबई में है? कहाँ पर है? तो राइट आंसर क्या है? देहरादून में, NIVH, ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर विजुअली हैंडीकैप, मतलब जो लोग देख नहीं सकते, उनसे संबंधित जो राष्ट्र संस्था है वो कहाँ पर है? देहरादून में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। अब 21 में क्या पूछा है? इन विच ईयर वॉज द एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन लॉन्च? की सुगम्य भारत अभियान का प्रारंभ किस वर्ष किया गया? किस वर्ष किया गया? 1995 में किया गया, 2000 में किया गया, 2005 में किया गया, 2015 में किया गया? बताइए किस वर्ष किया गया? एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन किस वर्ष शुरू किया गया? 2015 में किया गया। ठीक है। अब इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं। एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन वाज लॉन्च फॉर विच डिप्राइव्ड ग्रुप ऑफ इंडिया? कि सुगम्य भारत अभियान भारत के किस वंचित समूह के लिए शुरू किया गया? किसके लिए शुरू किया गया? माइनॉरिटी ग्रुप के लिए किया गया, महिलाओं के लिए किया गया, विकलांगों के लिए किया गया, ट्राइबल कम्युनिटी के लिए किया गया, किसके लिए किया गया? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जब हम बात करते हैं सुगम्य भारत अभियान की बात करते हैं, एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन की बात करते हैं, तो ये किसके लिए स्टार्ट किया गया? डिसेबल के लिए, विकलांगों के लिए, दिव्यांगों के लिए ये शुरू किया गया। क्वेश्चन नंबर 23। अब इसमें क्या पूछा है? अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी सेलिब्रेटेड? 3 दिसंबर, 7 दिसंबर, 5 दिसंबर, या 16 दिसंबर? कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर क्या है? 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस या इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी ये सेलिब्रेट किया जाता है। तो क्या है? December 3। क्वेश्चन नंबर 24। अब इसमें क्या पूछा है? भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र के विकलांगता संबंधी समझौते पर कब हस्ताक्षर किए थे? 2005 में किए, 2007 में किए, 2008 में किए, 2010 में किए? तो राइट आंसर है 2007। ओके। आगे बढ़ते हैं। 25। अब 25 में क्या पूछा है कि देखिए, जब हम बात करते हैं ना डिसेबिलिटी राइट एक्ट, तो काफी सारे अलग अलग टाइम में, राइट ऑफ पर्सन डिसेबिलिटी एक्ट 1985, राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 1995, राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2006, एंड राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट जो लेटेस्ट जो आया था 2016 में आया था। ठीक है। तो अलग अलग टाइम में एक्ट आए। अब क्वेश्चन क्या पूछा है कि किस निःशक्त जन अधिकार अधिनियम के तहत जन्म से पूर्व और जन्म के पश्चात माता एवं शिशु की देखभाल जैसे निवारक सामाजिक सुरक्षा का प्रावधान किया गया है? किसमें किया गया है? कि बच्चे के जन्म होने से पहले और बच्चे के जन्म होने के बाद उनकी सुरक्षा देखभाल का जो प्रावधान है, किस जो अधिनियम है विकलांगता से संबंधित उसमें किया गया था?
राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट, जिसको आप कह सकते हो कि RPWD एक्ट जो है 1995, 1995, 2006 या 2016, तो किस में किया गया? तो राइट आंसर क्या है? 2016 में किया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, इसमें क्या पूछा है? व्हाट काइंड ऑफ हेल्प डज दीनदयाल दिव्यांग रिहेबिलिटेशन स्कीम प्रोवाइड, कि दीनदयाल दिव्यांग पुनर्वास योजना किस प्रकार की सहायता उपलब्ध करवाती है दिव्यांगों के लिए? एजुकेशन रिलेटेड, एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड, फाइनेंशियल रिलेटेड, या नन ऑफ दिस, किस से संबंधित? तो राइट आंसर क्या होगा? जब हम बात करते हैं दीनदयाल रिहेबिलिटेशन स्कीम जो ये प्रोवाइड की जाती है, तो किस प्रकार की सहायता? तो वित्तीय सहायता, फाइनेंशियल जो हेल्प होती है उससे संबंधित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27। अब 27 में क्या पूछा है कि भारत में किस प्रकार की विकलांगता सबसे अधिक है? किस प्रकार की विकलांगता सबसे अधिक है? विजुअल डिसेबिलिटी, हियरिंग है, लोकोमोटर है, या मल्टीपल डिसेबिलिटी? तो देखिए, भारत में जो सबसे ज्यादा जो विकलांगता है वो कौन सी है? लोकोमोटर। लोकोमोटर मतलब शरीर बिल्कुल, आप इसको कह सकते हैं कि सूखा रोग एक तरह से। शरीर बिल्कुल हड्डी की तरह हो जाता है, बच्चा ना ठीक से खड़ा हो सकता है, ना ठीक से बैठ सकता है, ना ठीक से चल सकता है, ना ठीक से बोल सकता है। तो इस तरह की जो विकलांगता सबसे अधिक पाई जाती है, जिसको लोकोमोटर डिसेबिलिटी कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर सी होगा, लोकोमोटर डिसेबिलिटी। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। अब 28 में क्या पूछा है? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी आर रिकॉग्नाइज अंडर द RPWD एक्ट 2000? सॉरी, यहाँ पर जो ये है 2016। ठीक है, इसको ये होगा 2016। ठीक है, तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी आर रिकॉग्नाइज अंडर द RPW एक्ट 2016? कि RPWD एक्ट, जैसे मैंने बोला, राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 में विकलांगता के कुल कितने प्रकारों को मान्यता दी गई? ठीक है, तो ऑप्शन क्या है? 18, 21, 22 या 25? तो जब हम RPWD एक्ट की बात करते हैं 2016 में जो आया था, तो इसमें टोटल 21 प्रकार की विकलांगताओं को मान्यता इसमें दी गई। ठीक है, तो ये चीज आप सब याद रखना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। अब इसमें क्या पूछा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में विकलांग जनसंख्या कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत थी? 2.20 करोड़। ठीक है, टोटल 2.21% है, 2.25 है, या 2.26 है? तो कितने परसेंट है टोटल जनसंख्या का? तो टोटल जनसंख्या का 2011 की जो जनगणना हुई थी, सेंसस थी, उसके अकॉर्डिंग भारत में टोटल जनसंख्या का जो विकलांगता प्रतिशत था वो कितना था? 2.21% था। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन। अब इसमें क्या पूछा है कि हाउ मेनी डिसेबल चिल्ड्रन हैव बीन इंक्लूडेड इन द सर्व शिक्षा अभियान इंक्लूसिव एजुकेशन स्कीम? की सर्व शिक्षा अभियान समावेशी शिक्षा योजना में कितने दिव्यांग बच्चों को जोड़ा गया? मतलब जब सर्व शिक्षा अभियान जो आया, इसमें इंक्लूसिव एजुकेशन जो स्कीम आई, उसके तहत कितने दिव्यांग बच्चों को जोड़ा गया? अब ऑप्शन क्या है? 10.51। ठीक है, 10.51 लाख, ये जो नंबर है वो लाख में है। ठीक है, तो 10 लाख 5 1 इतने बच्चों को जोड़ा गया, या 10 लाख, ठीक है, 10,06,1 इतने बच्चों को जोड़ा गया, या 10,07,1 या 10,08,1? ठीक है, इतने 1000 बच्चों को जोड़ा गया। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा सी, 10.71 लाख जो स्टूडेंट है इनको जोड़ा गया था सर्व शिक्षा अभियान के तहत, दिव्यांग बच्चों को। ठीक है, तो इस तरह से आज हमारा जो फोर्थ यूनिट है वो कंप्लीट होता है। तो आप इसको अच्छे से तैयारी कीजिए। अब इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 5। तो आप सब अपनी तैयारी अच्छी रखिएगा। आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं।